नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आगे के वीडियो में हमने देखा व्यवहारिक अभिगम, बोधात्मक अभिगम। अब हम देखने जा रहे हैं चौथा अभिगम जो हमारा है मनोज्ञात्मक अभिगम। मनोज्ञात्मक अभिगम मनुष्य के मन के अज्ञात पहलू पर जोर देता है और मानव व्यवहार को मन के गतिशील परिबलों जैसे प्रेरणा, आवेग के संदर्भ में समझाने का प्रयास करता है। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हुए अचेतन मन के सिद्धांत के आधार पर व्यवहार के लिए उनमें निहित व्यवहारिक शक्ति को जिम्मेदार बताते हैं। यह अभिगम व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए आनुवंशिकता और बाल्यावस्था के अनुभवों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं। व्यक्ति के अचेतन मन को उसके व्यवहार के लिए जिम्मेदार मानकर उसका अध्ययन करने पर जोर देते हैं। अचेतन मन मतलब कि व्यक्ति कई बार अचेतन अवस्था में होता है, तो उस पर अध्ययन करके अगर वो अचेतन अवस्था में होगा तो कई बार ये होगा कि वो चिड़चिड़ा होगा, वो ज़्यादा बोलेगा, कम बोलेगा, या ऐसा व्यवहार करेगा जो सामाजिक स्तर पर एक्सेप्ट ना किया जाए। तो जो मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रॉइड थे, उन्होंने अचेतन मन का सिद्धांत दिया, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मनोज्ञात्मक अभिगम मनुष्य की सुख प्राप्त करने की इच्छा, व्यक्ति की ईडा, ईगो और सुपर ईगो, मन के जागृत, अर्धजागृत, अजागृत पहलुओं को मनोजाति विकास के सिद्धांत के आधार पर व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। व्यक्ति के असाधारण व्यवहार के उपचार के अनुभव में से यह अभिगम विकसित हुआ। किसमें से विकसित हुआ? अगर पूछा जाए कि मनोज्ञात्मक अभिगम किस व्यवहार से विकसित हुआ, तो व्यक्ति के असाधारण व्यवहार से। मतलब कि जब व्यक्ति असाधारण व्यवहार करे जो कि सामाजिक स्तर पे एक्सेप्ट नहीं हो, तब वो अभिगम कौन सा अभिगम कहा जाएगा? मनोज्ञात्मक अभिगम। इसके मतानुसार मनुष्य मूलभूत रूप से अइच्छनीय और अज्ञात प्रेरणाओं से व्यवहार करता है, मूलभूत इच्छाओं को किसी भी प्रकार से पूर्ण करने का प्रयास करता है। देखिए, इसमें क्या होता है मनोज्ञात्मक अभिगम में कि मनुष्य ये असाधारण व्यवहार करता है। वो ऐसा व्यवहार करेगा कि जो समाज में एक्सेप्ट नहीं होगा, लोग सुनना नहीं चाहेंगे। नॉर्मली मैं सीधी सी बात बोलूँ कि आपके ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति है, वो ज़्यादा बिना मतलब का ज़्यादा बोल रहा है, तो आप कुछ टाइम उसका सुनेंगे, थोड़ी देर सुनेंगे, फिर उसको इग्नोर करने लगेंगे। मतलब वो व्यवहार के लायक नहीं है, उसका जो मानसिक लेवल है वो कहीं ना कहीं डैमेज है, इतना हम कहेंगे, क्योंकि वो व्यवहार उचित नहीं कर रहा है वो वक्त पे। तो वो कई बार अचेतन अवस्था में होकर वैसा व्यवहार करता है, कई बार कुछ ना कुछ टेंशन की वजह से, कुछ ना कुछ स्ट्रेस की वजह से, और कई बार कुछ बोलते हैं कि नेचर भी होता है। लेकिन मनोविज्ञान में जो व्यवहार एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का उचित व्यवहार किया जाए, वही मनोविज्ञान कहलाता है। तो मनोज्ञात्मक अभिगम में अगर कोई व्यक्ति अइच्छनीय काम करता है या तो अज्ञात प्रेरणाओं से व्यवहार करता है, तो वो मनोज्ञात्मक अभिगम नहीं कहलाएगा। अगला पॉइंट है मानववादी अभिगम। मनोज्ञात्मक अभिगम द्वारा बनाए गए मनुष्य के निराशावादी, नकारात्मक चित्र के विरुद्ध मानवीय मनुष्य का चित्रण आशावादी और सकारात्मक चित्रित करता है। यह अभिगम मनुष्य को शक्तिशाली, क्रियाशील और समाज के अनुकूल होकर रहने वाला बताता है। यह अभिगम के प्रेरणाओं में अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, फेरिस फ्रॉम आदि का समावेश होता है। अगर पूछा जाए मानववादी अभिगम के प्रणेता कौन कौन थे, तो अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स और एरिक फ्रॉम। इनके मतानुसार मनुष्य भूतकाल और वर्तमान के अनुभवों का पुलिंदा नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य वर्तमान और भूत का पुलिंदा नहीं है, ये अपने व्यवहार के हिसाब से ये जो सीखता है, अनुभव करता है, वही वो बताने का, लोगों को समझाने का प्रयास करता है। यह अभिगम मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति रखने वाला, स्व विकास को इच्छा रखने वाला, विधायक दृष्टि
बिंदु वाला दर्शाता है और बताता है कि मनुष्य अपने व्यवहार को निश्चित करने के लिए संपूर्ण स्वतंत्र है। विश्व को देखने का व्यक्ति का दृष्टि बिंदु उसके व्यवहार को निर्मित करता है। इस प्रकार यह अभिगम मनुष्य में निहित अच्छे पहलुओं पर और स्वच्छ दिशाओं पर जोर देता होने के कारण यह मानववादी अभिगम के रूप में कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग वो जो था, इसके पहले मनोज्ञात्मक वो नेगेटिव थिंकिंग का था, अचेतन अवस्था में व्यक्ति होता है, और ये व्यक्ति हमेशा चेतन अवस्था में होता है, वो जागृत होता है, वो कुछ ना कुछ नया जानने का प्रयत्न करता है, वो कभी भी निराश नहीं होता। मैं सीधे से अगर एक आपको उदाहरण दूँ ये अभिगम के आधार पर, तो आपने एक नाम सुना होगा स्टीफन हॉकिंस के ऊपर ही एक मूवी बनी है, अगर आप जानते हो। क्रिस 4 में जो काल है, काल का देखोगे तो आप उसका हाथ पैरालाइज रहता है, उसकी आँख पैरालाइज रहती है, सिर्फ फिंगर काम करते हैं, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज रहती है। 17 साल की उम्र में जो स्टीफन हॉकिंस थे, उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप ज़्यादा समय के मेहमान नहीं हो, आपकी उम्र 21-22 साल की ही है। लेकिन वो व्यक्ति का मानसिक मनोबल इतना मजबूत था कि मैं दुनिया को हराऊंगा, मैं डॉक्टर की बातों को झूठा साबित कर दूंगा। और आखिरकार वो व्यक्ति ने डॉक्टर की बातों को झूठा साबित कर दिया और दुनिया के महान वैज्ञानिकों में वो सम्मिलित हो गया। और वो 22 साल की जगह 70-71 साल में जाके वो उसकी डेथ हुई। मतलब कि उसका मनोबल इतना हाई था, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग इतनी हाई थी कि उसने अपनी मौत को भी हरा दिया। हालांकि वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया था, लेकिन वो दुनिया के कोई भी कंप्यूटर को अपने आँख के रेटिना से, अपने फिंगर से वो कंट्रोल कर सकता था। तो ये होती है मानव की पॉजिटिव थिंकिंग। अगर वो ठान ले तो चट्टान को भी काट सकता है, अगर वो ना करना चाहे तो वो नेगेटिव होके कुछ नहीं कर सकता। अगला अभिगम है सामाजिक सांस्कृतिक अभिगम। अभी तक के अभिगम में या तो वातावरण अथवा अचेतन इच्छाएं या मनुष्य को व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन मनुष्य के विकास में महत्व के परिबल समाज और संस्कृति की अवगणना की गई है। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाए। सामाजिक सांस्कृतिक अभिगम मनुष्य के व्यवहार के लिए आसपास के सामाजिक सांस्कृतिक परिबलों को महत्वपूर्ण बनाता है। इस अभिगम के अनुसार मनुष्य के अच्छे या बुरे व्यवहार के लिए उसका वातावरण जिम्मेदार होता है। व्यक्ति के व्यवहार के लिए उसके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, कक्षा स्तर, भूमिकाएं जिम्मेदार होती है। ये पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जीवन स्तर में सभी को काम आता है। बोलते हैं ना, जैसा रहन सहन वैसा बच्चे का विकास होता है। बच्चा अगर एक ऐसी सोसाइटी में पलेगा जहाँ पे उसके अच्छे दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं, तो वो वैसा बनेगा। अगर बच्चा कहीं ऐसी झोपड़ी में पलता है कि जहाँ कुछ टपोरी टाइप के या कुछ ऐसे जो समाज को दूषित करते हैं ऐसे व्यक्ति हों, तो वो बच्चा उस माहौल में रह के वैसा ही बन जाता है। तो मनोविज्ञान लोगों की साइकोलॉजी पे, लोगों की थिंकिंग, लोगों की सोच पर जो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। तो अभी तक हमने देखा ये 6 अभिगम। अब हम आगे देखते हैं मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र। मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में पहला है प्रायोगिक और मापन लक्षी मनोविज्ञान। तो आइए देखते हैं। प्रायोगिक मनोविज्ञान का क्षेत्र मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण और प्रथम क्षेत्र माना जा सकता है, क्योंकि मनोविज्ञान विज्ञान के रूप में प्रस्थापित हुआ, उसमें उसके प्रायोगिक स्वरूप का महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाला विशेषज्ञ मनुष्य और प्राणियों तथा पर प्रायोगिक अध्ययन करके परिणाम और सिद्धांत के निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। मतलब मनोविज्ञान में विज्ञान का प्रयोग करके मनुष्य और प्राणियों पर प्रायोगिक अध्ययन करके सिद्धांत और निष्कर्ष निकाला जाता है। जब तक संभव हो सके मनुष्य पर तब तक, और जब तक संभव न हो तब तक प्राणी पर अध्ययन किए जाते हैं। मनुष्य के व्यवहार के साथ जुड़ी हुई सरल और जटिल मुद्दों की जानकारी, सिद्धांतों, नियमों की जांच के लिए और नए सत्यों को उजागर करने के लिए इस क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अभी इस क्षेत्र का विकास अत्यंत बड़े पैमाने पर हो रहा है, पर इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ मनुष्यों और प्राणियों पर अध्ययन करके नए तथ्य उजागर कर रहे हैं। मतलब कि जो प्रायोगिक मनोमापन लक्षी विज्ञान है उसमें प्राणियों और मनुष्यों पर अध्ययन किया जाता है, और
अब धीरे धीरे पहले प्राणियों पे किया जाता था, अब धीरे धीरे मनुष्यों पर अध्ययन करके उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मनोमापन लक्षी विज्ञान का प्रारंभ बिने और साइमन द्वारा किया गया था। ये बहुत ही पूछा जाता है आपके 12th में भी, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो भी ये पूछा ही जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि मनोमापन लक्षी मनोविज्ञान का प्रारंभ किसने किया, तो अंडरलाइन कर लीजिए, बिन और साइमन ने बनाई हुई बुद्धि कसौटी के साथ हुआ। ऐसा माना जा सकता है कि इस क्षेत्र में मनुष्य के व्यवहार के अलग अलग पहलुओं जैसे बुद्धि, अभियोग्यता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, सिद्धि, पूर्वग्रह, मनोवृत्ति आदि का मापन किया जाता है। यह क्षेत्र मापन के लिए लक्षणों की रचना, प्रमाणीकरण, गुणांकन और अर्थबोध का कार्य करता है। मनोविज्ञान के अन्य क्षेत्रों को मनोमापन के लिए साधन प्रदान कराने का कार्य क्षेत्र है। मतलब कि इसमें किसका किसका अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की बुद्धि, उसकी अभियोग्यता मतलब कि उसकी योग्यता क्या है, वो कसौटी के द्वारा अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपकी लिखित परीक्षा होती है, उसमें कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, MCQ ऑब्जेक्टिव, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, विस्तार पूर्वक प्रश्न, इस तरीके के जो आते हैं उससे आपकी अभियोग्यता कसौटी की जांच की जाती है। अभिरुचि, व्यक्तित्व, तो आपकी रुचि किसमें है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। सिद्धि, आपको कोई सफलता, कोई सिद्धि प्राप्त हुई, वो सब। पूर्वग्रह, सोच कैसी है, आपका प्रेडिक्शन कैसा है, आप कैसा सोचते हो, क्या वो सही बैठता है। मनोवृत्ति, आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, आपकी मानसिक स्थिति, उसका मापन किया जाता है। यह क्षेत्र मापन के लिए लक्षणों की रचना, प्रमाणीकरण, गुणांकन और अर्थबोध का कार्य करता है। मतलब यह क्षेत्र क्या काम करता है, प्रमाणीकरण, गुणांकन और अर्थबोध का कार्य करता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में आज पहले की अपेक्षा अधिक प्रमाण में मनोमापन की आवश्यकता महसूस हो रही है। सभी यह क्षेत्र खूब विकसित, नए परीक्षणों की रचना और कंप्यूटर और इंटरनेट के परिणाम स्वरूप अत्यंत सरल हो गए हैं। लोगों में भी जागृति आई होने के कारण इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता महसूस हो गई है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो युग है ये स्मार्ट युग है। आप डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं और वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही एडवांस होती हैं। आज छोटा सा बच्चा मोबाइल चलाना सीख गया है, उसको पता है कि मोबाइल में कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो सोचो कि बच्चों का जो IQ लेवल है वो कितने हाई लेवल का हो गया है। तो ये यही है कि उसको उजागर करने का, उसकी मानसिकता, उनके मनोवृत्ति, उनका मनोवेग, उनका जो स्मरण शक्ति, ये सब विकसित करने का कार्य इसमें होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं इसके बाद आपको कुछ प्रश्न देता हूँ, वो प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप मुझे मेरे नंबर पर भेजेंगे। धन्यवाद।